अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर रिमशा जब्बार और आज हम अपने फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन का 6th पोर्शन, जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन होता क्या है? प्रोपोर्शन बेसिकली हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज़ है, जो कि हम लोग टू रेशियोज़ के एक्सप्रेशन की इक्वलिटी करते हैं, उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जो होते हैं वो हमारे पास 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लिखा जाता है। सबसे पहला फॉर्म जो है वो हमारे पास है A/B इज़ इक्वल टू C/D। सेकेंड जो हमारे पास है A/B प्रोपोर्शनल C/D। एंड जो फोर्थ हमारे पास थर्ड हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो A/B इज इक्वल टू C/D। ये हमारे पास तीनों जो होते हैं, हम लोग इस तीनों तरीके से प्रोपोर्शन को एक्सप्रेस करेंगे। अब हमारे पास प्रोपोर्शन है क्या? प्रोपोर्शन में बेसिकली हम लोग रेशियोज़ के टू रेशियोज़ की हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल रहते हैं, उनकी इक्वलिटी उनकी इक्वलेंसी को फाइंड करते हैं। इस तरह हमारे पास अब ये जो A/B इज इक्वल टू C/D है, तो इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। ये जो मिडल वाले होते हैं इसको हम लोग कहते हैं मिडल मेंबर्स, और ये जो साइड वाले पार्ट्स होते हैं इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं एक्सट्रीम्स इसको कहते हैं। इसको हम लोग मीन्स कहते हैं मिडल मेंबर्स को, और इसको हम लोग एक्सट्रीम कहते हैं। अब हमारे पास क्या होते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, ये जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है उसके इक्वल होता है। हम लोग जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे उसका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। अब हम लोग प्रोपोर्शन को कैसे यूज़ करते हैं? जब भी हमारे पास प्रोपोर्शन में एक भी टर्म मिसिंग होगा, जैसे कि अगर हमारे पास ए मिसिंग हुआ, तो हम लोग इन बाकी के यूज़ से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनाएंगे, C/D B/C डिवाइड बाई D। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग इसके ज़रिए A को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास B मिसिंग हुआ तो हम लोग बेसिकली फाइंड कर सकते हैं A/D बाई C। और अगर हमारा B मिसिंग हुआ तो हम C को कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे कि AD डिवाइड बाई B। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फिर अगर हमारे पास D मिसिंग हुआ तो BC बाई A। ये हमारे पास इन सारे फॉर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शन के आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। फिर जब भी हम लोग प्रोपोर्शन फाइंड करते हैं उसमें हम लोग उनके जो पोजीशंस होते हैं, जो यूनिट्स होते हैं, उसका हम लोग ज़रूर मेंशन करेंगे। जैसे कि हमारे पास ml हो गया, माइक्रोग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे जो हमारे पास यूनिट्स होते हैं वो हम लोग इनमें ज़रूर मेंशन करेंगे, ताकि हमारे पास उसकी कैंसिलेशन से, उसके यूज़ से डिज़ायर्ड यूनिट हमारे पास आ जाए। इसी तरह हमारे पास जो एप्लीकेशन होती है रेशियो और प्रोपोर्शन की, वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है हमारे पास फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में। फिर इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास गिवन है कि 3 टैबलेट्स में 975 मिलीग्राम एस्पिरिन मौजूद है, तो इसी तरह 12 टैबलेट्स में कितने मिलीग्राम प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग बेसिकली ले लेंगे 3 टैबलेट्स में हमारे पास 975 मिलीग्राम प्रेजेंट है, तो 12 टैबलेट में कितना प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इससे हम लोग बेसिकली 12 टैबलेट्स का मिलीग्राम फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग इसको यहाँ लेकर चले जाएंगे और इसको यहाँ। तो बेसिकली 3 × x इज इक्वल टू 975 मल्टीप्लाई 12। अब हमें तो x चाहिए, मतलब कि हमारे पास इतना मिलीग्राम हमारे पास 12 टैबलेट में चाहिए। तो उसी लिहाज से हमारे पास बेसिकली ये 3 जो थे इसके डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ से कट के यहाँ पर डिवीजन में आ गया। तो हमारे पास कितना मिलीग्राम होगा 12 टैबलेट्स में? बेसिकली 3900 मिलीग्राम्स। अब यहाँ पे क्या है, ये भी टैबलेट में है, ये भी टैबलेट है इसका यूनिट, और ये मिलीग्राम में है। तो टैबलेट इंटू टैबलेट कट गया, मिलीग्राम हमें चाहिए था आंसर में, तो मिलीग्राम हमें मिल गया। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोगों के पास प्रोपोर्शंस की जो इक्वेशंस होते हैं उसमें हम लोग यूनिट मस्ट लिखते हैं, ताकि हमारे पास जो डिज़ायर्ड यूनिट होता है वो हमारे पास इजीली फॉर्म हो सके। ये हमारे पास था प्रोपोर्शन। इसी तरह अगर हमारे पास अगर
12 टैबलेट्स का गिवन हो कि अगर 12 टैबलेट्स में 3900 मिलीग्राम प्रेजेंट है तो 3 टैबलेट्स में कितने मिलीग्राम प्रेजेंट होंगे, हम लोग वो भी फाइंड कर सकते हैं। ऊपर जो हम लोगों ने जितने फार्मूलाज पढ़ रहे हैं उसके बनिस्बत हम लोग एक चीज़ अगर मिसिंग होगी तो बाकी 3 को मिला के हम लोग उस एक चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास प्रोपोर्शन हो गया, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम लोग अभी पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी प्रैक्टिकल। हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये है कि हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजी ड्रग है फिल्ग्रास्टिम नियोपोजेन जिसको हम कहते हैं, वो अवेलेबल होती है वायल्स में, जो कि कंटेन करती है 480 माइक्रोग्राम्स ऑफ फिल्ग्रास्टिम पर 0.8 ml। मतलब क्या है, 480 माइक्रोग्राम पर 0.8 ml। तो हमारे पास जो होती है हाउ मैनी माइक्रोग्राम ऑफ ड्रग वुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय ईच 0.5 ml इंजेक्शन, कि कितना माइक्रोग्राम हमारे पास इंजेक्ट किया जाएगा बाय 0.5 ml इंजेक्शन। अब हमारे पास किस तरीके से हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, मतलब ए क्या गिवन है 480 माइक्रोग्राम, ठीक है, पर 0.8 ml। तो ये 5 वहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा ताकि हमारे पास x फाइंड हो सके। तो मल्टीप्लाई 0.5 ml इज इक्वल टू x माइक्रोग्राम, क्योंकि हम लोगों ने माइक्रोग्राम फाइंड करना है। अब इसका जो आंसर होगा वो ml कट गया क्योंकि हमारे पास यूनिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए जो x माइक्रोग्राम आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 300 माइक्रोग्राम ऑफ फिल्ग्रास्टिम। ये हमारे पास क्या हो गया, इतना हमारे पास जो थे वो ड्रग होगा। अगर हमारे पास 480 पर 0.8 ml जो थे वो एडमिनिस्टर हो रहा है, तो इसी तरीके से x जो होगा मतलब 300 माइक्रोग्राम जो थे है वो हमारे पास 0.5 ml वायल से एडमिनिस्टर होगा। इसी तरह हमें बताया जाता है कि जब भी प्रोपोर्शन में फ्रैक्शन आएगा, कॉमन फ्रैक्शन, उसको हम लोग हमेशा डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे बिफोर पुटिंग इनटू प्रोपोर्शन इक्वेशन। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इफ क्या गिवन है, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, कॉमन फ्रैक्शन में, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ताकि हम लोग उसको प्रोपोर्शन इक्वेशन में लिख सकें। अब क्या है 1/6 डेसिमल फॉर्म उसका क्या होगा 0.167 है, और 1/4 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा वो हमारे पास 0.25 है। इसी तरह हम लोग लिखेंगे इसको एक इक्वेशन में, प्रोपोर्शन के इक्वेशन में। तो 0.167 वॉल्यूम हमारे पास है और वो हमारे पास क्या है 0.25 वॉल्यूम हमारे पास है। दो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है, हम लोग सेम जगह पे लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास क्या है 0.167 में 30 ml रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमारे पास 0.25 में कितना ml रिप्रेजेंट होगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर किस चीज़ में आना चाहिए, ml में आना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बेसिकली 0.25 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 0.167 इज इक्वल टू x। जो आंसर हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 4.91 या अप्रोक्सीमेटली 45 ml हमारे पास आंसर हो गया। तो हमने आज ये सीखे कि प्रोपोर्शन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, और जब भी हमारे पास वो कॉमन फ्रैक्शन में गिवन होगा या ही हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन में, तो हम लोग उसको कॉमन फ्रैक्शन से सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम लोग उसको प्रोपोर्शन इक्वेशन में लिख सकें। ये हमारे पास क्या था, ये उसका आंसर आ चुका है। अब हमारे पास जो 7 टर्म है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएशन। के वेरिएशन हमारे पास होता क्या है, वेरिएशन हमारे पास क्या चीज़ होती है, वेरिएशन बेसिकली हमारे पास होती है एक प्रोपोर्शनल की रिलेशनशिप्स बताता है। बेसिकली फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से डील करती है। जैसे कि अगर एक डायरेक्ट कंसंट्रेशन में एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी। इसी तरह अगर इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ तो एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। तो हमारे पास वेरिएशन होता क्या है, वेरिएशन बेसिकली हमारे पास इस इन्वर्स रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है। बेसिक वेरिएशन बेसिकली हमारे पास क्या शो करेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन शो करेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन गिवन के 10 पेंट्स ऑफ अ 5% सॉल्यूशन आर डाइल्यूटेड टू 40 पेंट्स। मतलब क्या हमारे पास 10 पेंट्स गिवन है एंड 40 पेंट्स गिवन है, तो हमारे पास क्या परसेंटेज डाइल्यूशन फाइंड करनी है।
40 पेंट्स तो बेसिकली 5% सोल्यूशन का डाइल्यूट हो चुका है। ये हमारे पास इनवर्स मतलब 10 को शो करके लेकिन हमारे पास 40 का डाइल्यूशन शो किया है, इसको हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। तो 40 जो थे 5% डाइल्यूट हो चुका है, तो हमारे पास 10 पेंट्स कितना परसेंट डाइल्यूट करेगा। तो एग्जाम्पल उसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 × 5/40 पेंट्स इज इक्वल टू एक्स। तो बेसिकली पेंट्स एंड पेंट्स कट आउट हो जाएगा और परसेंट रह जाएगा, तो इसका आंसर बेसिकली हमारे पास आएगा 1.25% इसका आंसर है। मतलब क्या है कि हमारे पास अगर 5% सोल्यूशन 40 पेंट्स को डाइल्यूट हो चुका है, तो हमारे पास जो है वो 10 पेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास 1.25% डाइल्यूशन शो करेगा। तो वेरिएशन इज सिंपली इन पास है। डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीज़ होता है, तो हम लोग फैक्टर एनालिसिस भी कहते हैं, फैक्टर एनालिसिस भी कहते हैं, हम लोग इसको फैक्टर लेबल एनालिसिस भी कहते हैं, फैक्टर लेबल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड कहते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ होती है, इसमें बेसिकली हम लोग जो होते हैं लॉजिकल सीक्वेंसेस करते हैं सारे प्रोपोर्शंस की, मतलब जितने भी रेशियोज होती हैं उसको एक इक्वेशन में लिखते हैं, जिसमें हमारे पास क्या, इसमें हमारे पास इतने ज़्यादा जो स्टेप्स होते हैं वो एक सिंगल इक्वेशन में ले आते हैं ताकि वो स्टेप्स कट आउट हो और ईजिली हमारे पास आंसर आ जाए। डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिकली हमारे पास एक एडवांटेज ये भी है कि हम लोग इसमें जो यूनिट्स होते हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हम लोग मैनी स्टेप्स को, सेवरल स्टेप को एक सिंगल इक्वेशन में लेके आते हैं। एनालिसिस की सिंपल हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो स्टेप्स जो होते हैं हमारे पास बेसिकली 5 स्टेप्स हैं, उसमें 5 स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप ये चीज़ होती है कि हमारे पास जब भी कोई प्रॉब्लम गिवन होगी, हम लोग सबसे पहले उसमें गिवन क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, गिवन क्वांटिटी और उसके यूनिट ऑफ मेजरमेंट के कौन सी यूनिट में वो गिवन है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप बेसिकली ये चीज़ होती है कि हमारे पास आंसर में कौन सा यूनिट मांगा है उन्होंने। ठीक है, वांटेड यूनिट ऑफ आंसर, के आंसर का कौन सा यूनिट उन्होंने मांगा है। नंबर 3 बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनके लिए एक यूनिट पाथ इस्टेब्लिश करेंगे। एक यूनिट पाथ इस्टेब्लिश होगा जिसमें हम लोग गिवन क्वांटिटी से मूव आउट करेंगे वांटेड यूनिट तक, ताकि हमारे पास उसका गिवन यूनिट से हम लोग वांटेड यूनिट तक जाए ताकि हमारे पास आंसर का यूनिट आ सके। तो बेसिकली इस स्टेप में हमारे पास 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 क्या चीज़ होती है, कन्वर्जन फैक्टर। 2 स्टेप्स, नंबर 1 हमारे पास आता है कि कन्वर्जन फैक्टर हमारे पास गिवन क्वांटिटी और उसी यूनिट के लिए क्या है, कन्वर्जन फैक्टर गिवन क्वांटिटी और उसके यूनिट के लिए क्या है। सेकंड क्या है, हम लोग उसके लिए फाइंड करेंगे कन्वर्जन फैक्टर फॉर दी वांटेड आंसर, वांटेड यूनिट हमारे पास क्या है। ठीक है, फिर 4th स्टेप हमारे पास आता है। तो 4th स्टेप पे बेसिकली हमारे पास आता है कि हम लोग एक ऐसा यूनिट पाथ कैलकुलेट करेंगे, एक ऐसा यूनिट पाथ बनाएंगे, एक ऐसा यूनिट पाथ बनेगा जिसमें हमारे पास यूनिट्स की कैंसिलेशन से हमारे पास आ सके आंसर का यूनिट। ठीक है, ताकि हमारे पास डिजायर्ड यूनिट आ सके। और 5th एंड द लास्ट स्टेप हमारे पास ये चीज़ होती है कि हम लोग बेसिकली कंप्यूटेशन उसकी इस तरीके से परफॉर्म करेंगे, हम लोग उसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो न्यूमरेटर्स का जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन से जो प्रोडक्ट आएगा एक दूसरे पर डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास लेकर आएगा उसका आंसर। ये सिंपल 5 स्टेप्स हैं। इसकी हम लोग बेसिकली आप एक एक कैलकुलेशन कैप्सूल देखेंगे कि हमारे पास ये कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे और इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होगा गिवन क्वांटिटी हमारे पास आएगी, इस तरीके से हम लोग इसको कंप्यूट करेंगे। गिवन क्वांटिटी, फिर हमारे पास आते हैं कन्वर्जन फैक्टर फॉर गिवन क्वांटिटी, फिर क्या आता है कन्वर्जन फैक्टर फॉर वांटेड क्वांटिटी, फिर कन्वर्जन कंप्यूटेशन के हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ताकि कैंसिलेशन जो होती है वो हमारे पास यूनिट आंसर लेकर आ सके। ठीक है, और हमारे पास क्या चीज़ आएगी, वांटेड क्वांटिटी आएगी। ठीक है, इज इक्वल टू वांटेड क्वांटिटी।
ये जो हमारे पास दो होते हैं इसको हम लोग यूनिट पाथ, क्योंकि हम लोग ऐसे यूनिट डिराइव करेंगे ताकि हमारे पास उसका आंसर आ सके। अब हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल 2.5 लीटर में कितने फ्लूइड आउंसेस होंगे। तो बेसिकली इसमें जो स्टेप 1 हम लोग लेकर आएंगे, स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने फाइंड आउट करना था कि हमें क्वांटिटी किस चीज़ में गिवन है। 2.5 लीटर हमारे पास क्वांटिटी गिवन है, यूनिट क्या है, लीटर है। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हमें किस चीज़ में आंसर मांगा गया है। तो हमारे पास फ्लूइड आउंस में आंसर मांगा गया है, FLOZ जो होते हैं वो हमारे पास आंसर में मांगा गया है। फिर हमारे पास नंबर थर्ड स्टेप है कि हम लोग इसका कन्वर्जन फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे ताकि हमारे पास वो फ्लूइड आउंस में, मतलब लीटर को फ्लूइड आउंस में, लीटर को फ्लूइड आउंस में लेकर आ सके। तो वो कन्वर्जन फैक्टर बेसिकली नंबर 1 ये है कि हमारे पास जो थे 1 लीटर जो होता है वो इज इक्वल होता है 1000 ml के, मतलब ये हमारे पास क्या चीज़ होती है, कन्वर्जन फैक्टर होती है फॉर 2.5 लीटर गिवन क्वांटिटी। सेकंड क्या है कि 1 फ्लूइड आउंस जो है वो हमारे पास इक्वल होती है टू 29.57 ml, जो कि कन्वर्जन फैक्टर होती है फॉर दी फ्लूइड आउंसेस, ठीक है। फिर नंबर 4 स्टेप क्या है, नंबर 4 स्टेप है हम लोग इसके लिए यूनिट पाथ सेटअप करेंगे, यूनिट पाथ सेटअप करेंगे। यूनिट पाथ हमारे पास किस तरीके से होगा, हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन गिवन है, गिवन क्वांटिटी कितनी है 2.5 लीटर, ठीक है। हमारे पास क्या है यूनिट पाथ में जो है कन्वर्जन फैक्टर फॉर गिवन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटी के लिए कन्वर्जन फैक्टर क्या है वो बेसिकली हमारे पास है, हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ताकि हमारे पास वो कट आउट हो सके, मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml है। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1000 ml बाय 1 लीटर, या हम लोग 1 लीटर बाय 1000 ml भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को लीटर को कट आउट करना है ताकि फ्लूइड आउंस आए, तो हम लोग ये वाला लिखेंगे 1000 ml बाय 1 लीटर, लीटर कट आउट। फिर कन्वर्जन फैक्टर फॉर दी आंसर क्या है, आंसर के लिए हमारे पास बेसिकली जो है 1 फ्लूइड आउंस बाय 29.57 ml, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। तो हमारे पास हम लोग फ्लूइड आउंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 29.57 ml बाय 1 फ्लूइड आउंस भी हम लोग लिख सकते हैं, और हम लोग इसको 1 फ्लूइड आउंस बाय 29.57 ml भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें आंसर फ्लूइड आउंस में चाहिए, इसलिए हम लोग ml को ml के ऑपोजिट लिखेंगे ताकि ml कट आउट हो सके, ठीक है। अब हमारे लिए ये क्या हो गया, यूनिट पाथ डिराइव हो गया ताकि हम लोग फ्लूइड आउंस में आंसर ला सकें। अब कंप्यूटेशन फैक्टर क्या है, कंप्यूटेशन जो होती है हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे कि ये सारे न्यूमिनेटर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये न्यूमिनेटर हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे 2.5 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1 फ्लूइड आउंस, क्योंकि बाकी सारे कट चुके हैं। नीचे क्या है 1 मल्टीप्लाई 29.57, क्योंकि यूनिट कट आउट है। इसका आंसर हमारे पास आएगा, जो हमारे पास वांटेड क्वांटिटी है 84.55 फ्लूइड आउंस। ये हमारे पास सिंपल आंसर है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डायमेंशनल एनालिसिस के ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, तो इस तरीके से वो प्रोपोर्शन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शन में वो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो 1 स्टेप होगा 1 लीटर में हमारे पास है 1000 ml, एंड जो हमारे पास 2.5 लीटर है उसमें कितने ml प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल हम लोग इसकी इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2500 ml, ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि हमारे पास जो है वो 29.57 ml जो है वो हमारे पास 1 फ्लूइड आउंस में है, तो हमारे पास 2500 ml में कितना फ्लूइड आउंस होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 84.55 फ्लूइड आउंस आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, हमारे पास उससे भी यही आंसर आया है और इससे भी यही आंसर आया, मतलब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस की जगह प्रोपोर्शन के तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, एंड हम लोग जो होते हैं उसको डायरेक्ट डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एक मेडिकेशन ऑर्डर है जिसके हमारे पास 1000 ml डेक्सट्रोज इनवर्स इन्फ्यूजन जो है वो दिया गया है ओवर एन 8 आवर पीरियड। अब हमें क्या फाइंड करना है, हम ये कह कि ये सेट जो ड्रॉप्स होते हैं वो बेसिकली 10 ड्रॉप्स पर ml जो है वो एडमिनिस्टर कर रहा है 8 आवर्स में। तो हमारे पास कितने ड्रॉप्स पर मिनट जो हैं वो डिलीवर होंगे पेशेंट को। तो हमारे पास गिवन क्या है, नंबर 1 स्टेप में गिवन है 1000 ml, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, हमारे पास गिवन है कि आंसर किस में मांगा गया है, ड्रॉप्स पर मिनट में, ठीक है। और 1000 ml कितने में दिया जा रहा है, 1000 ml जो थे वो 8 आवर में 10 ड्रॉप्स पर ml दे रहा है। तो हमारे पास ड्रॉप्स पर मिनट कितने होंगे। थर्ड स्टेप हमसे कन्वर्ट करना है, कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसका कन्वर्जन फैक्टर बनाएंगे। तो कन्वर्जन फैक्टर बेसिकली 8 आवर्स जो होते हैं उसको हम लोग मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 480 मिनट्स हमारे पास हैं, ठीक है। और हम लोग इसको अब डालेंगे उस इक्वेशन में, तो 1000 ml हम लोग इस तरफ लिख लेंगे। फिर कितने दे रहे हैं 1000 ml, 10 ड्रॉप्स दे रहा है, 10 ड्रॉप्स पर मिनट दे रहा है, मतलब 1 ml में हमारे पास 10 ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं, पर ml है क्योंकि 10 ड्रॉप्स पर ml है तो 10 ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। 10 ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं, 10 ड्रॉप्स पर ml दे रहा है। और 480 मिनट्स बाय 1 भी लिख सकते हैं और 1 डिवाइड बाय 480 मिनट्स भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या है, ड्रॉप्स पर मिनट मांगा गया, मतलब कि मिनट हम लोग डिवीजन में लिखेंगे। तो 480 मिनट्स इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास ml कट आउट, तो ड्रॉप्स पर मिनट हमारे पास आएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा 20.8 और 21 ड्रॉप्स पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अगर स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना चाहें इसको प्रोपोर्शन के मेथड से, तो 480 मिनट्स में हमारे पास दिए जा रहे हैं 1000 ml ऑफ अ डेक्सट्रोज इनवीनियस सॉल्यूशन। तो हमारे पास 1 मिनट में कितने ml हो दिए जाएंगे। तो बेसिकली हम उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो x आएगा वो हमारे पास आएगा 2.08 ml आएगा, क्योंकि हमारे पास वो जो मिनट का 10 ml और ये सब कुछ हमारे पास आ जाएगा 2.8 ml। ये स्टेप 1 हो गया क्योंकि कन्वर्जन फैक्टर है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास 1 ml में दिए जा रहे हैं 10 ड्रॉप्स, तो 2.08 ml में कितने ड्रॉप्स दिए जाएंगे, ml कट आउट और वही इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास 20.8 ml या ml तो कट आउट हो चुका है, 21 ड्रॉप्स पर मिनट दिए जाएंगे। क्यों, किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 20.8 ml निकाला है, फिर हम लोगों को क्या ड्रॉप्स पर मिनट चाहिए, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इसको हम लोगों ने मिनट में फाइंड आउट किया है। तो हमारे पास ये आ गया 21 ड्रॉप्स पर मिनट, इसका आंसर आ चुका है। ये था हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस सिंपली हम लोग प्रोपोर्शंस को एक इक्वेशन में सारे स्टेप्स को बेसिकली ख़त्म करके एक इक्वेशन में लिखते हैं ताकि ईजिली उसका फाइंड आउट कर सके हम लोग आंसर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, इसकी कंटिन्यूएशन के साथ।